लोगों को मोदी जी ने क्या किया ये खबर ही नहीं है। जिस दिन लोगों को खबर लग जाएगी कि मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया, सबको भरमाया, अपनी तरफ उलझाया, फुसलाया, बहकाया, लेकिन जब कानून बनाने गए तो 2014 के मई में सत्ता में आते ही 2015 के फरवरी में बोलते हम पिछड़े माँ के बेटा हैं। अरे भाई, अगले पिछड़े से क्या मतलब? कोई किसी के साथ अन्याय करे, आप सख्त कानून बनाइए। अपराध करने वाला, न्याय करने वाला व्यक्ति होता है, पीड़ित और प्रताड़ित भी कोई व्यक्ति होता है, तो जांच की बात क्यों करना शुरू कर दिया उन्होंने? माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। ये विशेष कवरेज 2027 विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये अयोध्या राम जन्मभूमि से आज की विशेष कवरेज। राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट पंकज त्रिपाठी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके प्रचंड भारत न्यूज के दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिवादन। सर, कौन बनेगा 2027 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? 2027 का मुख्यमंत्री जनता तय करेगी जी। और वह जनता तय करेगी जो ये पहचान गई है कि अब तक की जो पार्टियां और जो नेता हैं वह जनता को बांटते हैं, लड़ाते हैं आपस में। वह जनता तय करेगी। वह जनता तय करेगी जो ये जान गई है कि अंग्रेज जैसे फूट डालो और राज करो की नीति पर जनता को लड़ाते थे जाति धर्म के में बांटकर, उसी तरह से जो बांटने वाली पार्टियां हैं उनको हटाकर किसको सत्ता देगी ये वो जनता तय करेगी। और जनता तय करने का मन बना रही है, इसीलिए हम लोग समाज में हैं और समाज में समाज की स्वीकारोक्ति से हैं, जनता की स्वीकारोक्ति से हम लोग सड़क पर हैं, जनता के बीच है। मोदी जी की इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है देश में विदेश में, और देश के अंदर कई राज्यों में सरकार है जी, और वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और आप कह रहे हैं फूट डालो राज करो। सर, वीडियो देखिए, मोदी जी की पॉपुलैरिटी इसलिए है क्योंकि और न केवल उन्होंने बात की, दिसंबर 2015 में उन्होंने SC/ST एक्ट जो 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने बनाया था और अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन वाली VP सिंह सरकार ने 1990 में लागू किया था, उस कानून में संशोधन करके 2.5 गुना उसको बढ़ा दिया 2015 में। 2016 में शिकायत झूठी हो चाहे सच्ची हो, शिकायत देने वाले को करने वाले को 25,000 से 2 लाख रुपए देने की बात कर रही है। सरकार तो कह रही है शोषण के खिलाफ कानून है। सर, सरकार में बैठे नरेंद्र मोदी जी बताएं कि उनके साथ जितने भी जनरल और OBC के सांसद विधायक बैठे वो सब शोषणकारी हैं? अगर हैं तो उनको क्यों बैठाए हैं संसद में अपने साथ? कहें कि इस्तीफा दें। अगर जात के आधार पर शोषणकारी पैदा होते हैं तो नरेंद्र मोदी बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी आदर्श नेता रहे कि शोषणकारी रहे? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी ब्राह्मण रहे हैं, उनके साथ तमाम नेता बैठे हैं। कलराज मिश्रा बैठे हुए हैं, अश्विनी चौबे बैठे हुए हैं, गिरिराज सिंह बैठे हुए हैं, सुधांशु त्रिवेदी बैठे हुए हैं। इन नेताओं को पहले हटाएं क्योंकि सब शोषणकारी फिर है। क्योंकि अगर जाति के आधार पर शोषणकारी चुने जाएंगे तो फिर शोषणकारियों को लेकर के शोषण कैसे दूर करने बैठे हैं नरेंद्र मोदी? यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं सर, कि जो लोकसभा में बैठे हुए इतने सांसद हैं जनरल और OBC के, वो SC/ST एक्ट के खिलाफ नहीं बोल रहे, तो आप लोग क्यों बोल रहे हैं? दरअसल वो जानते हैं कि कोई जात शोषण नहीं करती है, न किसी जाति का शोषण होता है। व्यक्ति अपराधी होता है और व्यक्ति पीड़ित होता है। इनको लोगों को जातियों में बांटना है, लड़ाना है। इसीलिए हम लोग जगाने निकले हैं समाज को कि भाई संविधान सभा के मूल उद्देश्य को देखिए, मूल संविधान को देखिए। ये नेता अपनी कुर्सी के लिए आपको बांट रहे हैं। इनसे पूछिए कि अगर जात के आधार पर अपराधी होते हैं सवर्ण समाज के लोग, OBC समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, SC/ST एक्ट के आयाम से मैं बोल रहा हूँ, SC/ST एक्ट की निगाह में जितने भी गैर SC/ST हैं सब जन्मजात अपराधी हैं। तो सारे जन्मजात अपराधियों को लेकर नरेंद्र मोदी क्यों मंत्रिपरिषद बनाए हुए हैं? वो तो जन्मजात अपराधी है। तो इस नाते इन लोगों के कहने के कुछ होते हैं और करने के कुछ होते हैं। समस्या कहीं और होती है, शोर कहीं और मचाते हैं, काम कहीं और करते हैं, कारनामा कहीं और करते हैं। तो नरेंद्र मोदी सरकार यह जान ले कि अब भारत की जनता जागने के लिए तैयार हो गई है। अब लोग इनके झांसे में नहीं आएंगे और 2027 में ही ये तय हो जाएगा। और चुनाव ये अपनी मशीनरी से कुछ भी करके कुछ भी करे, लेकिन जनता जानेगी। और जनता जब जानती और ठानती है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जिसका सूरज नहीं डूबता था, आज पता नहीं उनका सूरज कहाँ है। संवैधानिक समानता के लिए SC/ST एक्ट लाया गया। सर, संवैधानिक समानता व्यक्तियों के मध्य कही गई है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कहीं जातीय समानता लिखी हो बता दीजिए, मूल अधिकार में कहीं जातीय समानता लिखी हो बता दीजिए, निर्वाचन संबंधी जो भाग 15 है
हमारे संविधान का उसमें कहीं जाति आधारित समानता की बात कही बता दीजिए। हर जगह व्यक्ति आधारित समानता की बात कही गई है। भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखा गया है व्यक्तियों को न्याय दिया जाएगा, व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन दिया जाएगा, व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाएगी, व्यक्ति को अधिकार दिया जाएगा। तो कहां जाति की बात है भाई? जिस किसी व्यक्ति के साथ गलत होगा, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके साथ उस गलत करने वाले को दंडित करे। लेकिन क्योंकि जाति ध्रुवीकरण करना है, आज की स्थिति क्या है? नोएडा में जेवर में ब्राह्मण बच्चे की नृशंस हत्या हुई है। जी नहीं, वो ब्राह्मण बच्चे की नृशंस हत्या नहीं हुई है, एक बच्चे की नृशंस हत्या हुई है। हत्यारा किसी जात समुदाय का हो, उस जात समुदाय के लोग क्या सड़क पर आकर कहें कि तुम गिरफ्तार मत करो? नहीं, लेकिन सरकार वहां पर किसी को बात करने तक नहीं जाने दे रही है। वहीं एक दूसरी हत्या हो रही है कहीं, वो भी दो लोगों के बीच हो रही है। वहां जाति और धर्म का जब इनके हिसाब से शूट करता है मामला, तो वहां ये जाति और धर्म की बात करके मीडिया से चलवाते हैं और एक्शन फौरन लेते हैं। तो आप बताइए कि अगर जेवर की हत्या हुई है, जेवर में जो बच्चे की हत्या हुई है, और भी कहीं कोई हत्या हुई है, दोनों हत्या है, दोनों में जिनकी हत्या हुई वो पीड़ित हैं, उनके परिवार के लोग सताए हुए हैं, समाज में भय व्याप्त है। तो अपराधियों में अलग अलग कानून क्यों लागू कर रहे हैं अपराधियों पर? दोनों को समान करना चाहिए। संविधान यही समानता करता था, संविधान इसी समानता की बात करता था। जब जाति आधारित समानता की बात करेंगे तो कभी भी संविधान में जो लिखी समानता उसकी बात नहीं होगी। ये लोग संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, ये लोग संविधान को ताक पर रख रहे हैं। इसीलिए समय आ गया है कि संविधान में जो 23 बार छेड़खानी किया है कांग्रेसी और भाजपाई सरकारों ने, उनको जनता के बीच रखा जाए और जनता को बताया जाए। 2/3 मेजोरिटी से ये सब पास होता है सर। आप बोल रहे हैं कि भाई 2/3 मेजोरिटी से ही तो पास हुआ है ना। यूजीसी को ला दिए, यूजीसी में जितने जनरल कैटेगरी के हैं, अनारक्षित वर्ग के सब जन्मजात अपराधी हैं, तो संबित पात्रा जन्मजात अपराधी समाज से वाला प्रवक्ता कैसे बन गया? सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता कैसे है? अश्विनी चौबे मंत्री कैसे बनेंगे? कलराज मिश्रा नेता कैसे बनेंगे? जन्मजात अपराधी जाति के लोगों को कैसे बनवा दे रहे नरेंद्र मोदी? इसका मतलब है कि ये कागजी बातें हैं नफरत फैलाने के लिए। इन नेताओं को पता है कि अपराध और शोषण भेदभाव व्यक्ति आधारित होता है। किसी भी जात का व्यक्ति अगर पैसे वाला होगा तो गरीब के साथ शोषण कर सकता है। जितने भी जमीनों पे कब्जे होते हैं, क्या गरीब कभी अमीर के जमीन पर कब्जा करता है? कभी भी आप देखेंगे जो सक्षम होगा वही करेगा। लेकिन क्या सभी अमीर कब्जा कर देते हैं? जी नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि अपराध हमेशा व्यक्ति के हिसाब से देखा जाना चाहिए। हमारे देश की न्यायपालिका आज से नहीं, आदिम युग से व्यक्ति आधारित न्याय की बात करती है। व्यक्ति आधारित, किसी एक के साथ अगर दूसरे ने अन्याय किया तो जिसने अन्याय किया वो दोषी है, उसको सजा दीजिए। ये ध्रुवीकरण के लिए जाति की बात करते हैं। जी, इस देश के सीजीआई रहे जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने जब मना किया कि ये SC/ST में कुछ ऐसे लाइंस हैं जिसको हटाना चाहिए, तो सरकार ने क्यों लाया सर? सरकार को जातिवादी बात करनी है। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस भाजपा दोनों से पूछता हूँ, हिम्मत अगर इनकी हो, इनकी हिम्मत हो तो ये घोषणा पत्र में रखें कि अगली बार ये संविधान बदलेंगे। ये इनकी हिम्मत हो तो ये बताएं कि इन्होंने बिना घोषणा पत्र में ये बताए कि ये सरकार में आएंगे तो हम 334 को फिर बदलेंगे। अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार जब चुनाव में भाजपा गई थी, सरकार बनने से पहले क्या उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था कि वो सरकार में आएंगे तो 335 बदल देंगे? हिम्मत नहीं थी इन लोगों की कि ये बात लिखें। समाज कभी जात भेद को स्वीकार नहीं करता। ये लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तब इस तरह से जात भेदी कानून बनाते हैं ताकि चुनाव में उसका लाभ उठाएं। और वो लाभ कैसे उठाते हैं? इन कानूनों का प्रचार ये लोग नहीं करते। आदरणीय महेंद्र जी, अगर इन कानूनों का प्रचार ये लोग खुद करते, अच्छा कानून बनाए थे, तो हिम्मत है तो भाजपा अपने कार्यों का, कारनामों का प्रचार खुद कर दे। ये लिस्ट पंकज त्रिपाठी को, सामान्य जन चेतना मंच को, राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा को, हमारे साथियों को क्यों छापनी पड़ रही है? क्योंकि इन लोगों ने बदल करके छुपा दिया है। अगर ये इतना ही अच्छा काम किए तो जो किए उसका जरा प्रचार कर दे। कह दें नरेंद्र मोदी कि हमारी भाजपा सरकार मेरिट को खत्म करने की बात करती है। अनुच्छेद 335 में जो संशोधन करके -40 वाले को डॉक्टर बनाने का रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी ने खोला था, सुधांशु त्रिवेदी करें उसका बचाव, तब हम जानेंगे कि अच्छा कानून बनाए हैं। ये भी जानते हैं कि अच्छा कानून नहीं बनाए हैं। जैसे चोर कहता है कि भाई जिसको जो मन करे वो करे,
हमने कहा कि तो क्या करें, कहे मेरा मन करता है चोरी करने का, मैं कर रहा हूं। मैंने कहा नहीं, लेकिन दूसरे का मन तुम्हारे घर में चोरी करने का करेगा तो भी अगर तुमको अच्छा लगे तो बताओ, कहा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। हमने कहा तो जो चीज आपको पसंद नहीं है आपके खिलाफ की जाए, वो किसी के खिलाफ भी वो पसंद नहीं है। तो जो काम ये करके बता नहीं सकते उस काम को इन्होंने किया क्यों है? क्योंकि इनको जनता को लड़ाना है। सर SC ST में ओबीसी और जनरल को एक साथ रखा, जी। UGC जब आया तो ओबीसी को और जनरल को अलग कर दिया सर, ऐसा क्यों? दरअसल इनको सबको बांटना है, इनको तो सबको बांटना है भाई। आप ओबीसी SC ST और जनरल की बात कर रहे हैं। मायावती जी वर्ष 2002 से 3 में जब मुख्यमंत्री थी, मैं पुरानी बात करूंगा क्योंकि ये लोग पहले से कैंची लेकर चल रहे हैं काटने समाज को। भाजपा का कोर वोटर है सवर्ण समाज, क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों को वोटर रहे हैं। जब मायावती को समर्थन देकर के 2002 से 3 में सरकार चलाई गई, मायावती की सरकार के जरिए क्षत्रिय समाज को अलग किया गया, उस पर हमला किया गया। राजा भैया पर रोज छापे पड़ते थे और उसका परिणाम यह हुआ कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों को भाजपा ने पीछे से सपोर्ट देकर बसपा के जरिए अलग करवाया। तो ये पार्टियां बहुत घिनौनी राजनीति करती हैं जातियों को बांटने की। सबकी आंख खुल चुकी है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग जिस समाज को जगाएं, जो ये जाति जाति के नाम पर अलग अलग कानून बना रहे हैं, सबको खांचे में बांट रहे हैं, सबकी आंख खोलें और संविधान सभा के जो मूल रचना है, जो मूल संविधान है, उसकी ओर लौटे। सर सरकार कह रही है कि जो आरक्षण है वो सामाजिक समानता के लिए है, लेकिन आप लोग उस आरक्षण का विरोध करते हैं। अच्छा, अगर आरक्षण से सामाजिक समानता आ रही है तो आरक्षण किसमें है? नौकरी में। तो इसका मतलब नौकरी बढ़नी चाहिए। नौकरी हटाकर आरक्षण बढ़ा रहे हैं तो कितने बड़े बेईमान है। अगर आरक्षण से समानता आती है, आरक्षण किसमें है? नौकरी में। आरक्षण किसमें है? शिक्षण संस्थानों में प्रवेश देने में। शिक्षण संस्थान बंद कर दे रहे हैं, आरक्षण बढ़ा दे रहे, कह रहे समानता ला रहे हैं। दरअसल इनके अपने कारनामों से सबका ध्यान हटाने के लिए लोग ये सब काम करते हैं। कौन सी जाति सड़क पर उतरकर कहती है कि उसको आरक्षण देंगे तभी उसका विकास होगा? संरक्षण की बात की गई है संविधान में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 46 में पीछे छूटे लोगों के संरक्षण की बात की गई है, आरक्षण की बात नहीं कही गई है। लेकिन ये संरक्षण को हटा करके आरक्षण लगाते हैं। और आरक्षण क्या है? अगर यहाँ 4 सीट आरक्षित कर दी जाए तो आरक्षित नहीं है, वो शेष के लिए प्रतिबंधित है। तो ये प्रतिबंध लगाते हैं। और प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? ताकि सवर्ण समाज समझेगा आरक्षण बढ़ गया इसलिए नौकरी नहीं मिल रही है, और आरक्षित समाज समझेगा अभी और आरक्षण मिलेगा तब नौकरी मिलेगी। सही बात है, नौकरी है ही नहीं, सब कुछ प्राइवेट को बेच दिया। तो ये इनका पूरा एक खेल है, इसको संपूर्ण समाज को समझना होगा। जी सर, देश की जनता जानना चाहती है आज कि सामान्य जन चेतना मंच और राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा, उधर अलंकार अग्निहोत्री जी ने, ब्राह्मण महासभा, तमाम ऐसी पार्टियां बन गई हैं, ये जब तक एक नहीं होगी तब तक ये देश की जनता जानना चाहती है आप मोदी सरकार या इतनी बड़ी सरकार जो है उससे कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं? सर देखिए, जब समस्या बड़ी होती है तो स्वाभाविक रूप से प्रकृति सबको एक साथ करती है। आज राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का गठन जब हुआ उस समय इसमें 35 संगठन थे, फिर 45, 46, 56, आज 100 से अधिक संगठन, जिनमें कई छोटी छोटी पार्टियां। मैं छोटी छोटी पार्टियां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी वो छोटे दीपक के समान है, वो जगह जगह से रोशनी फैलाएंगे, सूरज जैसा उजाला हो जाएगा इस देश में। जो लोग अभी राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा में नहीं शामिल हुए हैं, जिनकी अपनी पार्टियां हैं, वे पार्टियां और संगठनों के लोग भी राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा में आएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा कोई पार्टी नहीं, एक छाता नुमा, एक वटवृक्ष के समान छाया देने वाला एक संगठन है। इसमें सबके लिए जगह है, चाहे वो अलंकार अग्निहोत्री जी हो या कोई और जी हो, जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने की हैसियत से, कि मैं स्वयं अलंकार अग्निहोत्री और सर्वेश पांडे जी जैसे लोगों से जाकर अनुरोध करूंगा कि आप भी आइए, अपनी पार्टी और संगठन के साथ राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का हिस्सा बनिए। यह बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती में हम कुछ अपने लिए चुनने नहीं आए हैं, बल्कि हम जनता के लिए अपना बलिदान करने आए हैं, जनता की आंख खोलने आए हैं। अकेले हमारे बस की बात नहीं है, अकेले हमारे उस भाई के बस की बात नहीं है, अकेले किसी और के बस की बात नहीं है। सब मिलेंगे, इतनी बड़ी शक्ति पैदा होगी कि ये जात जात में जो बांटने वाले, घिनौनी राजनीति करने वाले लोग नकली सम्राट बनकर के बैठे हुए हैं, इनकी सारी सम्राटगिरी एक दिन में काफूर हो जाएगी। इनकी सारी गंदगी ये जो है इनके ही कार्यों से बता करके
दूर कर दी जाएगी कि ये गलत काम कर रहे थे, संविधान विरोधी काम कर रहे थे। और जब सब लोग साथ में जुड़ेंगे तभी वह एकता पैदा होगी। हम लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। सर, आपने बहुत बड़ी बात कहा और एक बार फिर बताइए कि एडवोकेट अनिल मिश्रा जी, सर्वेश पांडे जी और अलंकार अग्निहोत्री जी और आप जैसे और बहुत सारे जिसका हम नाम नहीं ले रहे, वो क्या एक मंच पर आएंगे? जी हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग भी इस घिनौनी राजनीति को हटाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, वो चाहे केरला में बैठे हों और या कश्मीर में, वो चाहे सूरत में बैठे हों या सिलचर में। अभी तो आप जितने लोगों का नाम लिए सब बमुश्किल 500,000 किलोमीटर के दूर में हैं, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं कि भारत के किसी कोने में होंगे, वो एकदम एक साथ जुड़ेंगे। वो उसी तरह से एक साथ जुड़ेंगे जैसे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जुड़ गए। दोनों दो इलाके के थे, एक झबुआ मध्य प्रदेश के थे तो एक लाहौर के थे। दोनों लोग जुड़े ना, जैसे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एक साथ जुड़े, एक बंगाल के एक पंजाब के जुड़े ना, उस तरह से सभी लोग जुड़ेंगे। और बहुत ही जल्दी उस पर कार्य चल रहा है। बहुत ही जल्दी आप लोग पाएंगे कि ये सारे लोग जो भाई अभी अलग अलग जगह से कार्य कर रहे हैं, वो अलग अलग जगह से नहीं कार्य कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, कोई अलग अलग कार्य नहीं कर रहा है। जिसको जहां से बन पड़ा वहीं से वो आवाज उठाया। जब सबकी आवाज सुनी जा रही है तो सब एक दूसरे की आवाज सुनकर एक दूसरे के करीब हो रहे हैं और सब एक जगह आएंगे, एक मंच बनाएंगे। वो मंच बन चुका है, सब उसका साथ निभाएंगे। उस मंच का नाम है राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा और उनके साथ, इस मंच के साथ सब लोग आएंगे। सब अपने अपने संगठनों के साथ आएंगे, क्योंकि सबकी संगठनों की यहाँ स्वतंत्रता है, सबके संगठनों के लिए यहाँ जगह है। और दायित्व तो इतना बड़ा है, दायित्व इतना बड़ा है कि हम में से सब लोग अभी जितने हैं इससे कई गुना अधिक लोगों की जरूरत है। तब जाकर के इन सभी पार्टियों की जो जातिवादी कानून बनाते हैं, जो जातिवादी संविधान संशोधन करते हैं, जो मूल संविधान को, जो स्वतंत्रता आंदोलन के उस पवित्र ऊर्जा से बना था, उसको बर्बाद करते हैं, जो जाति और धर्म का नकली नेता खड़ा करके लड़ाते हैं आपस में, जो गौ संरक्षण की बात करके गौ को सबसे ज्यादा सुरक्षित छोड़ देते हैं, जो हिंदू एक हो जाओ का नारा लगा करके जातिवादी कानून से हिंदू को बांध डालते हैं और सभी पार्टियां पीछे से आगे सहायता करती हैं। इन सबको एक बार में सबक सिखाने के लिए जनता को जगाना जरूरी है और इसके लिए सबका साथ में आना जरूरी है। सर, आप विद्वान हैं, आप संविधान के शिक्षक हैं जी। असली संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब या डॉक्टर B.N. राव साहब? देखिए, इसमें असली और नकली वाली तो कोई बात ही नहीं है। दरअसल ध्रुवीकरण के लिए क्या कोई जानता है आज जो लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता मानते हैं, वो क्यों मानते हैं? वो इन्हीं संशोधनों के कारण से मानते हैं। यहां मैंने 23 संशोधन लिखे हैं। ये 23 संशोधन अगर संविधान से हटा दिए जाएं तो जो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता मानते हैं, उनके द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के संविधान निर्माता मानने का कारण ही समाप्त हो जाएगा। वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संविधान में जो लिखे हैं अटल बिहारी लिखे हैं। अटल बिहारी अंबेडकर के का तस्वीर लगा करके पीछे से लिखे हुए हैं। आप पढ़िए 79वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन, 83वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन। एक सरकार ने इतने संशोधन करके जाति भेदी आरक्षण बढ़ाए हैं, यानी हम सब पर प्रतिबंध लगाए हैं। ओबीसी पर, जनरल पर, मुस्लिम समाज पर, सभी समाज पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन्हीं कानूनों को लोग नहीं जानते हैं कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया है। लोग नहीं जानते इस देश के लोग, और इसी नाते कहीं लोग जान न जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कारनामा किया था। इसीलिए भाजपा बहुत जल्दी अंबेडकर की मूर्ति लगाती है ताकि यह कह करके पीछा छुड़ा ले कि ये सब तो संविधान में अंबेडकर ने लिखा था। ये सब कुछ संविधान में अंबेडकर ने नहीं लिखा था, ये संविधान में था ही नहीं। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिखा और उसके बाद और ज्यादा भेदभावपूर्ण कानून बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इनको ये करना था तो चुनावी घोषणा पत्र में मुद्दा क्यों नहीं बनाए? भाजपा का मुद्दा रहा है 370 हटाओ। क्या भाजपा का कभी मुद्दा रहा है कि 334 बढ़ाओ? इस देश में अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा बच्चा बच्चा जानता है, जबकि इस देश के संविधान में एक अनुच्छेद 334 है। सबसे अधिक 7 बार संशोधन हुआ है, 7 बार। 334 है क्या सर? जनता जानना चाहती है। 334 जातिगत आधार पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रावधान है। आप बताइए कि इस देश में आजादी के पहले लोकतंत्र नहीं था। जब लोकतंत्र आया किसकी वजह से आया? शहीदों की वजह से आया, आजादी की लड़ाई की वजह से आया। लोकतंत्र आया तो क्या आया? चुनाव लड़ने और वोट देने का हक आया। लेकिन लोकतंत्र आया और हमारे पर तुमने चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाया। ये कैसा लोकतंत्र? तो क्या संविधान सभा ने प्रतिबंध लगाया था? जी नहीं, संविधान सभा ने केवल 10 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया था। इन लोगों ने 7 बार बदल बदल कर
7 बार बदल बदल कर 10 वर्ष की आपवादिक व्यवस्था को 80 वर्ष तक बढ़ा दिया। अब आप बताइए कि कभी डॉक्टर अम्बेडकर बढ़ाने आए थे? जी नहीं। इस नाते संविधान का निर्माता कौन है यह सब लोग जान जाएंगे। संविधान का मूल ड्राफ्ट लिखने वाले सर बी.एन. राव जी ने, जो 395 अनुच्छेदों में से 243 लिखे हैं, वो संविधान के निर्माता होने का श्रेय पाने के हकदार है। शेष कोई व्यक्ति संविधान का निर्माता नहीं है। पूरी संविधान सभा और भारत की जनता ने मिलकर के संविधान लिखा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।